हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our chapter here is a nation and the state. There is the most important here. The first topic is come here is a nations and nationality. There is the most important here. The terms of nationality is derived from to the Latin word natus, which mean to be a born. Therefore, the derivatives of term nationalities mean to the belonging to be a same racial stock or being related to the birth or having a blood relationship. This understanding of nationality is there, however, misleading, and there is today not be single nation in the world whose people belong to be a same racial stock. Every nation has a people mixed racial background. It is a very difficult to find a racial purity because of the increasing racial combinations due to the immigrations and intercaste and interracial memories. The development of the nationality is defined more of psychologically is a phenomenon, neither a political nor a racial. There is the most important, and the word is a J.W. Granners as a nationality and the culturality is a homogeneous group that is at once consequence of the unity. According to the Rames viewers, a nation is maybe defined as a body of people who feel themselves there is to naturally link it together by content affinities and which are so strong for them to the live together. They are distractified when to this unity and cannot be tolerated is a subjections, and there is a people who is do not is a share the same ties. The development of nationality is a definedly is a psychologically phenomenon or has it say it is a primarily cultural consequence of unity. यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, राष्ट्र और राष्ट्रीयता ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे हम राज्य की बात करें, चाहे हम राष्ट्र की बात करें और राष्ट्रता की बात करें, तो कहते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है राष्ट्र और राज्य है। तो इसका मतलब राष्ट्र में अगर राष्ट्रता के विषय में हम विचार ना करें तो ये हमारा जो है अधूरा रह जाएगा। कहते हैं लैटिन शब्द नेशन से जो है राष्ट्र की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जन्म लेना। यानी देखा जाए तो नेशन से ही राष्ट्रता की उत्पत्ति हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत इन पदों में राष्ट्रता की अर्थ है किसी एक जाति विशेष में जन्म या रक्त संबंध के आधार पर संबंधित होना। कहते हैं वस्तु राष्ट्रीयता की यह समझ जो है भ्रामक ही होती है। आज विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके नागरिक एक ही वंश या कुल से संबंधित हो। सभी राष्ट्रों में विभिन्न विभिन्न कुलों से संबंधित नागरिक पाए जाते हैं। कहता वंशानुगम शुद्धता बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह जो है अप्रवासी अंतर्जाति या अंतकुलित विवाह के कारण जो है अशुद्ध होती चली जा रही है। यानी देखा जाए तो आज के समय जो ये कहते हैं प्रवासियों की वजह से, अंतर्जातियों की वजह से और अंतकुलीय विवाह के कारण ये जो है वंशागत शुद्धता खत्म होती चली जा रही है। आज जो है बच्चे जो है इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए अग्रसर है। अंत निश्चित रूप से जो है राष्ट्र का विकास एक मनोवैज्ञानिक घटना हो सकती है, न कि राजनीतिक या नस्ल आधारित। यानी देखा जाए तो राष्ट्र का विकास जो है वास्तविकता में मानसिक घटना है। इसको हम जो है राजनीतिक या नस्ल आधारित नहीं कह सकते। इसमें जो है अगर हम देखें थिंकरर्स के रूप में J.W. गैरन के शब्दों में, तो कहते हैं राष्ट्र एक सामाजिक रूप से संगामी समूह होता है। यानी एक होमोजेंसिस हो सकता है जो कि इसकी एकता के बारे में भी सदैव हमें सतर्क करता ही रहता है। यही J.W. गर्ल्स ने साफ शब्दों में इस बात को जो है प्रतिपादित भी किया था। अगर हम बात करें एमसेल मूर के जो अनुसार कि राष्ट्र एक व्यक्तिगत के एक समूह के निरूपित सदैव किया जाता है, जो आपस में स्वयं को कुछ कहते हैं सजातीय घनिष्ठताओं द्वारा अभिन्न महसूस करते भी हैं। यह घनिष्ठता इतनी शक्तिशाली है कि इन व्यक्तियों को आपस में बांध कर रखती है तथा अन्य लोगों के अधीन होने या आपस में एकता खो देने की असंतुष्टि भी हो जाती है। राष्ट्र का विकास निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक घटना ही मानी जा सकती है। ये जैसे हैक कहते हैं कि वस्तुतः यह एकता के प्रति जागरूक और संस्कृति चेतना ही सदैव होती है। So our next topic here is the distinction between to the nation and nationality. There is the most important here. The distinction between to the nation and nationality is a thing one. This is more so as because both terms are derived from the same word. There, derived from the same word, or some is even
consider them as the interchangeable. There is the interchangeable, but contrarily there is a difference between two which can be assumed up to the following. Here the first term is the nationality is a cultural term. Nationality is here a culture term. There is the most important is a here, and it is a psychologically which is generated in a group of people having geographical unity and who belong to a common races, common history, religion, custom, tradition, economics, interest, and a common hope of the aspirations. And the people of the nationality must have a sense of unity. They must feel that they have some things in a common which are differentiated them from other people. But national is the people organize a people unity, and the what unity people is a nation are a feeling of their one sense. Their nation give a idea of on the organization, nationality given on the ideal sentiment. Here is second point is a nationality is a basically of culture term. What do you mean to nationality is a basic of culture terms? It is a politicals only or incidentally. As a Hals tells us, national is a basically is a political term, but culture only incidental. There is a clear or national is a basically is a political term, but the culture only incidentally. This, however, does not mean that a nationality is not a political and nation not a culture concept. There is a third point here. The evolution of the state how show that is there may be state with more than one nationalities, and there is maybe a nationalities spread over to more than one state. The former USSR as a state had been considerable a number of nationalities. There are Koreans and the nationality to be take another example is a separate over to two state. Thus states may be not coexist with the nationality. The USSR here there is the most important because there is the state there are considerable number of nationalities. You know that. And the fourth here nation and the nationality are distracted. A term is yet is another sense. Some use the term as nationality or signify the principle of characteristic that create a nation. This means that nationality is a precede nations. In the term of origins, therefore there are not be at a par. The Jewels is a nationality is created is a Jewels nation. The next here, if we use the term of nation to mean a population of the same race and the language and the tradition inhabiting of the same territory and constituting their large part of populations, we may and is a fact have to the Britishers as a nations. If on the other hand, we use of term nationality to mean one of the several distracted or ethnic group scattered over to the area of forming but is a comprehensively is a small part of the populations, and we may know in fact have there is a Welsh nationality there is a later to the nationalities become a part of the British nation. दोस्तों हमारा जो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर। देखिए जब तक हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच अंतरों का विभेदित करना नहीं सीखेंगे नहीं जानेंगे तब तक जो है ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो सकता। बात अगर करें राष्ट्र और राष्ट्रीयता में बहुत ही सूक्ष्म भेद ही देखा जाएगा क्योंकि राष्ट्र से ही राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही शब्द एक ही शब्द के विशेष उत्पत्ति भी हुई है क्योंकि आपके समक्ष क्लियर है राष्ट्र और राष्ट्रीयता, तो इसका मतलब है कि एक ही शब्द का ये दो रूप है। कुछ लोग इन शब्दों को परंपरा बदले जा सकने वाले शब्द भी कह सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से दोनों शब्द में अंतर है जो कि हमें कुछ यहाँ पर देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या क्या अंतर है। अगर हम पहली बात करें तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक शब्द के रूप में देखा जा सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक भाव यानी इंसानों के मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये साइकोलॉजिकल भाव है जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक ही कुल इतिहास धर्म रीति रिवाज आदि के कारण उत्पन्न हुए हैं। तभी तो हम कहते हैं राष्ट्रता, ठीक है, नेशनलिटी, क्योंकि किस लिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि आप एक कुल में थे, एक आप इतिहास में थे, एक धर्म में थे, आपने एक रीति रिवाज अपनाया था, आदि कारणों से इसको हम ये कह सकते हैं। कहते हैं एक राष्ट्रीयता के लोगों में एकता की भावना होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनमें
कुछ समानताएं अवश्य ही है जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग कर देती है, परंतु राष्ट्र लोगों का एक संगठित एवं व्यवस्थित समूह को कहा जा सकता है। राष्ट्र जो होती है दोस्तों, इतना दिमाग में आपने रखना है कि राष्ट्र जो है लोगों का एक संगठित एवं सुव्यवस्थित समूह को कहा जाता है। किसी राष्ट्र में व्यक्तियों को जो है चीज जोड़ती है वह एक होने की भावना। जब तक आप में राष्ट्रता की भावना नहीं रहेगी आप एक नहीं बन सकते हो। तभी तो आपको पता है कि बड़े बड़े मंत्री लोग सब आपको जो है सांप्रदायिक दंगे की आग में झुलसा देते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रता की भावना को नहीं समझ पाए हैं आज तक। सिर्फ हम ये कहते हैं कि हम एक राष्ट्र के व्यक्ति हैं, लेकिन राष्ट्र के व्यक्ति तब होंगे जब हर एक व्यक्ति जो है आपका भाई बहन और सहचार्य रहेगा, क्योंकि हम कहते हैं हमें भाईचारे के संबंध से जीवन जीना चाहिए, हर दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए, न कि हम कठोरता रखें। तभी तो हमारे देश में जो है बड़े बड़े नेता जो है हम पे ही राज करने लग जाते हैं। कारण यही है, हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, हम जो है लोकतांत्रिक सरकार में रहते हैं, यहाँ पर लोकतांत्रिक है, लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े मंत्री हम पे राज कर रहे होते हैं। तो ये किस लिए? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। वो जब मर्जी आते हैं एक छोटी सी बात करके पूरे आग लगा के चले जाते हैं, और हम आपस में मार काट करके चले आते हैं, अपने हमारे समाप्त हो जाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि सरकार आके आपको सहानुभूति देती है कि हम 2 लाख रुपया उसको देंगे, 4 लाख रुपये उसको देंगे। तो इसी बात को हमने यहाँ पर समझना है कि कहते हैं राष्ट्रता का भावना जो है हमारी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, वह एक होने की भावना हमें बताती है। अंततः राष्ट्र में एक संगठन में विचार आता है तथा राष्ट्र की भावनात्मक होती है। ठीक है, अगर देखा जाए मूल रूप से राष्ट्र एक संस्कृति पद है जो केवल राजनीतिक है। जैसे हेलेक्स हमें बताते हैं कि राष्ट्र मूल रूप से एक राजनीतिक पद है जो कि संयोगवश सांस्कृतिक है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है संयोगवश इसको जो है राष्ट्रता की बात किया गया है, यानी एक राजनीतिक पद न हो के ये सांस्कृतिक पद है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्र की राजनीतिक और राष्ट्र की सांस्कृतिक जो है संकल्पना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे पास जो है अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि राज्य के विकास से यह प्रदर्शित हो चुका है कि एक से अधिक राष्ट्रता वाले भी राज्य हो सकते हैं। जैसे आपने अमेरिका के भी देखा होगा, कहते हैं एक ही राष्ट्रता कई राज्यों से भी पाई जा सकती है। जैसे हम पूर्वी यूरोपीय संघ में जब एक राज्य तथा कई राष्ट्रीयता सम्मिलित थी, जैसे कि यूएसएसआर, आपने पढ़ा भी होगा यूएसएसआर के बारे में, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कई राज्य सम्मिलित थी। लेकिन जब इसका विखंडन हुआ तो ये सारे टूट के अलग अलग हो गए। अगर आपने टॉपिक नहीं देखा होगा तो आगे हम इस टॉपिक करेंगे, तो इसको जरूर आप उस वीडियो को देखना। कई राष्ट्रता सम्मिलित भी होती है। दूसरे जो है उदाहरणार्थ कोरियन राष्ट्रता जो है 2 से अधिक राज्यों से विद्यमान होता है। अंततः राज्य और राष्ट्रता एक ही साथ पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। तो इसमें दो बात यहाँ नहीं कहा जा सकता है। अगर हम चौथी बात देखें तो दूसरे शब्दों में अर्थ में यही होता है कि राष्ट्र और राष्ट्रता 2 अलग अलग शब्द हैं। कुछ लोग राष्ट्रता शब्द को मानते हैं कि यह राष्ट्र के निर्माण का आधारभूत तथ्य अथवा गुण है, अर्थात राष्ट्र से पहले राष्ट्रता का स्थान है। इसलिए मूल उत्पत्ति के अनुसार ये दोनों एक जैसे नहीं है। यहूदी राष्ट्रता में यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आगे यही बात बताया गया जो कि 5th पॉइंट के रूप में है, यदि हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक ही कुल, भाषा और रीति रिवाज तथा एक ही क्षेत्र जनसंख्या के सबसे अधिक लोगों के लिए करते हैं तो वास्तव में हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोग भी एक राष्ट्र है। दूसरी ओर यदि हम राष्ट्रता शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विभिन्न मानव समुदाय के लिए करते हैं जो कि उस क्षेत्र की जनसंख्या का छोटा सा भाग भी हो सकता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ वेलेस एक राष्ट्रता तथा एक ब्रिटिश राष्ट्र का एक अंग भी है। Our next topic is element of nationality. There is elements of nationalities here. It is a very difficult to define to the nationality in the term of the elements. It is a psychological concept of or a subjective idea, and therefore it is impossible to find out any is a common quality, is a defined interest, which is everywhere is association with their nationality. We cannot say with the certainty that is the particular element is made from the separate nationality. We can at a best list out some factors which are the following here. The first here, a common geography.
The common geography here, the people live in the common territory constitute one of the major element of nationality. And this is because such as the people are likely to develop a common culture. This is also there is the reasons why their countries are called to the is a motherland. For a fatherland, we also see the identities of people with there is a country. Thus the people are as Denmark are called to the Den. The French as there the French Indian is the and Indians, America as the Americans, and so on. There is a very important is a Denmark is called to the Danes of France, and the France is the Frenchies, and the India is the Indian, and America is the Americans, and so on. But this point should be not be stretched too far. This is a common it is not to be absolute, strictly is an element of nationality. The Jews were is scattered all over the world before the creations of Israel's. There is a had noticed common territories there is constitute a strong nationality. Or similarly, the Poles were denied there is a homeland for their long time before the 1990s, but there are the nationality. There is the most important here. Similarly, this Pole are denied there is a homeland for a long time before 1919, but there is a nationality. Second here is a common race. There is a common race. Yes, a common race. It denoted there is idea that a people belonging to a particular nationalities belong to one group or they have to the social unity. Some people suggest that the purity of the race make a nationality. This is a scientifically is wrong. As pointed above, today due to the immigrations and intercaste marriage, purity of race has become almost an impossibility. There is an impossibility here, and today this is the phenomenon has become a myth. But continuity is the belief that once belong on to the same race, real is a fixation, there is a contribute to the idea of the nationality. The idea of common race is also important because it's a strengthness is a common language. There is a common language and common traditions and the common culture. There is a common race, there is a common language, and there is a tradition and the culture. Next is here is a common language. Their common language is the most important. A common language is a medium of communication which they enable their people to express their ideas. It is the basis of all the other element of nationality. A common language not be only mean a common literatures but also is a common heritage of historically traditions. A common historical experience and common tradition is reflected in their literatures. Blind is together member of communities contain a bond. A common language create a as a cohesive is a society, and the most of the European nations developed out of common language, as England from the English language, France from the French language, and the Spain from the Spanish language. But this factor is not be necessary one. Today, we find a mainly bilinguals is a or multilingual is here a nationality. Further, the English language is a global language which is spoken in all part of the world, and it cannot be associated only with the England. The next here is a common religion. The religion is also important element of nationality. A common religion is a strong, inactive, is a national feeling. The England is a fight against the Spanish Armada, and the larger due to here is a determination and defend is a Protestantism. However, this fact is also not be necessary one. In fact, is a modern time or nationality is a tend to become a multi-religions and under such a circumstance. Religion is regarded as a private affair of individual and is a secularism prevails there in the collective life. And further religion cannot be away to the is a cementation factor. This today is beings of Pakistan tell apart of Bangladesh was a created scripture their common religious affinity. And religions rather is a word negatively as a device to the fact to the Indian subcontinent when to the Pakistan come into the exit due to be a partition of India. The next is the politicals as here is the element is a common political framework. This acceptance of the common political framework or state, whether there is in the past or present, is another element of nationality. People living in a state
are carried is together through there is a laws. Living under one common state create a sense of unity. The various crises is like a war further revolve the feeling of partialism. The partialism is here. In fact, the government also encourages this is idea through the various method. As a Glasteris Apatis observed that is a nationality live either because it was meant to be nations with its own territory and the state, or because it is to be a is become a national with the own territory and state. There is a common political framework. The next is the economical factor. There is a most important element is the politicals here, economical factor. There is economical activity wherein a people closer. It has been to be used. There is a historically or nationality emerged as a result of a fusion of various tribes and the clan. There is a nationality is an economic factor. Is the most important element. One cannot be think of nationality in their primitives of society. Their Marxist has also believed that nationality is a emerged due to economical factor. According to them, nationality has no place of the slabs owing to the feudal society, and it is emerged due to the emergence of is a capitalist is a mood of protections. Undoubtedly, is economics factor is a important element of nationality. It is also an important factor is a maintenance of nationality, but on it is always single-handed. It is a cannot be created nationality. There is the most important is element here is economic factor. The next here is a common subjections. There is a common subjection has been to dominated factor in the rise of the national is a movement in there is the Afro-Asian countries. They were invaded by the various European imperialists is power. The feeling of nationality is ours is due to the common subjections as a create a feeling of oneself among the peoples. In India, a common Indian's nationalities arose due to the common of colonials is explanations. And the next year, the common political aspirations. There is an element of the nationalities. There will be to be a nationality regarded to the sum of the principal factor of nationality. And before there is a First World War, the Pole away to the wanted to Poland, and similarly there is a many minorities living in Europe, which the desire are separately is a nationalhood. In the 1919s at the Paris Space or Conference, the Paris Conference is organized by the 1919 at the Paris. This is the concepted the principle of self-determination. The Paris is the most important conference. There is the principle of self-determination on the accepted. And well, all the factors is a mention above the people help in the growth of the nationalities. None of them is absolutely stimulus. In fact, nationality is a subjective as a sentiment and which it cannot be defined in terms of only object factor. This is the presence of absence or any one or more of these factor does not be implied there is a presence or absence of the spirit of nationality. दोस्तों यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है राष्ट्र के तत्व एवं घटक. देखिए, अगर राष्ट्रीयता की बात अगर आप करना चाहते हो तो इसके तत्व और घटक के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण और आपके लिए ज्ञान के लिए भी जरूरी रहेगा. कहते हैं राष्ट्र के तत्व के घटक कुछ हमारे समक्ष यहाँ पर प्रेजेंट है. कहते हैं राष्ट्र के इसके घटक पदों में परिभाषित करना अत्यंत कठिन बात है. यानी इसको आप घटक को इतना आसानी से नहीं समझ सकते. यह एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है, क्योंकि पहले हमने बात किया था कि सिर्फ ये जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है. या तो कहते हैं अंततः यह असंभव है कि कोई ऐसा सामान्य गुण अथवा निश्चित जो है रुचि हो सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है. कहते हैं इसे कोई भी अत्यंत कठिन इसका जो है तत्व होना हो सकता है जो रास्ता में सभी जगहों पर सामान्य हो. यानी अगर देखा जाए तो तत्व जो है सभी जगह सामान्य नहीं हो सकता है. अंत हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि यह विशेष घटक या अलग रास्ता सामान्य है. इस प्रयास में हम यहाँ कुछ घटकों की सूचीबद्ध भी कर सकते हैं जो हमारे समक्ष है. यानी इससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो है रास्ता के कुछ तत्व या घटक हो सकते हैं. कहते हैं ये होना अत्यंत कठिन है क्योंकि सभी जगह जो है अलग पॉलिटिकल्स होती है, अलग राष्ट्रता होती है. तो यानी इसीलिए जो है इसका तत्व को ढूंढना बहुत ही कठिन है. फिर भी हम जो है कुछ घटकों को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं.
सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है सामान्य भौगोलिक क्षेत्र। देखिए ये भी जो हो सकता है राष्ट्र के एक घटक के रूप में देखा जा सकता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग राष्ट्र के एक बड़े घटक का निर्माण भी करते हैं। ऐसी इसलिए है क्योंकि ये लोग संभवतः एक जैसे संस्कृति का विकास सदैव करते हैं। यही कारण कि देश के जो है मातृभूमि या पितृभूमि यानी मदरलैंड या कह लो आप जो है फादरलैंड की तरह ही देखते हैं। हम लोगों की देश के साथ पहचान भी देखते हैं। यानी अंततः डेनमार्क के लोगों को डेन, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी और जो है भारतीयों को हम भारतीय ही कहते हैं। अमेरिका वासियों को हम अमरीकी कहते हैं। ये एक जो है क्षेत्र का होना राष्ट्र का एक आवश्यक घटक नहीं माना जा सकता। इसराइल के निर्माण से पहले यहूदियों संपूर्ण विश्व में बिखरे हुए थे और एक ही राज्य के क्षेत्र के न होने के बावजूद भी वो एक शक्तिशाली राष्ट्र थे। इस प्रकार जो है पोलिश लोगों का जो है 1919 ईस्वी से पहले कोई एक जो है राज्य क्षेत्र नहीं था, परंतु एक राष्ट्र जरूर थी। तो ये कह सकते हो कि सामान्य भौगोलिक क्षेत्र भी उनमें से एक घटक हो सकती है। दूसरा हमारे समक्ष है सामान्य कुल। कहते हैं कुलीय समानता का विचार यह दर्शाता है कि किसी राष्ट्रता विशेष से संबंधित लोग एक समूह अथवा समाज एक तरह संबंधित भी हो सकता है। कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कि कुलीय शुद्धता से ही राष्ट्र बनता है। वैज्ञानिक तौर पर यह गलत बात सिद्ध कर दिया गया है। उपयुक्त ध्यान जो है अध्ययन अनुसार जो है प्रवासी हो गया, अंतर्जातीय विवाह हो गया आदि कारण कुलीय शुद्धता लगभग असंभव सी हो गई है। यानी आज देखा जाए तो जो हम प्योरिटी की बात कर रहे थे वो प्योरिटी जो है बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है। आज यह मिथक बन गया है और इसका कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि आज जो है इंटरकास्ट मैरिज सामान्य बात बन गई है। परंतु ये विश्वास है कि लोग एक वास्तविक या काल्पनिक कुल से संबंधित जरूर है। इससे जो है राष्ट्र के विचारों में योगदान मिल सकता है कुछ हद तक। कुलीय समरूपता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सामान्य भाषा और रीति रिवाज और संस्कृति जो है समरूपता पर बल मिलती है। क्योंकि आप एक राष्ट्र के हो और एक राष्ट्र के वजह कारण क्या होता है, आपकी सामान्य भाषा भी होती है, रीति रिवाज भी होता है और संस्कृति समरूपता भी होती है। तो इससे होता है कि सामान्य कुल पे बल मिलता है, यानी हम एक राष्ट्र के हैं, इस पे जो है हमारा विश्वास प्रबल होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामान्य भाषा। कहते हैं सामान्य भाषा विचार व्यक्त करने का एक साधन होता है, जो आप भी जानते हो, जिसके माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यह राष्ट्र के अन्य घटकों का एक आधार माना जा सकता है, क्योंकि एक जैसी भाषा न केवल एक जैसे साहित्य का होना दर्शाता है वरन एक जैसी ऐतिहासिक विरासत को भी दर्शाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर साहित्य एक होता है तो ऐतिहासिक विरासत भी एक जैसा दर्शाया जा सकता है। सामान्य ऐतिहासिक अनुभव और सामान्य परंपराएं जो कि साहित्य में झलकती है, ये सब एक ही राष्ट्र के लोगों के लिए एक सूत्र में बांधने जैसी है, यानी कहा जाए तो एक जैसी ही। और इन्हीं कारणों से एक जैसी जो है समाज का निर्माण भी होती है। अधिकतम यूरोपीय राष्ट्र का विकास सामान्य भाषा के कारण ही हुआ है। जैसे कि इंग्लैंड का जो है अंग्रेजी भाषा से, फ्रांस का फ्रेंच से और स्पेन का विकास स्पेनिश भाषा से ही हुआ है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि आज हम किसी भी द्विभाषी और बहुभाषी राष्ट्र के बारे में जानते हैं तथा अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा बन चुका है। इसे संसार के सभी लोगों में बोला जाता है और इसे केवल इंग्लैंड से ही नहीं जोड़ा जा सकता, पूरे विश्व के साथ इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी जो है सभी देशों में सामान्य रूप से सिखाई भी जाती है और बोली भी जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि यह राष्ट्र के भावनाओं के ऊपर जो है प्रबलित हुआ है और इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी किया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामान्य धर्म। देखिए धर्म भी राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है। सामान्य धर्म से राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। आपने देखा होगा कि हिंदू हिंदू के लिए मर रहा होता है, मुस्लिम मुस्लिम के लिए मर रहा होता है, जितने भी धर्म होते हैं एक दूसरे अपने धर्म के लिए ही मर रहे होते हैं और धर्म के लिए ही कार्य कर रहे होते हैं। राजनीतिक में भी ये देखने को मिला है कि जिस धर्म के लोग बनते हैं उसी धर्म के लिए काफ़ी प्रगति भी करते हैं। तो ये बहुत कहते हैं सामान्य धर्म होने भी एक घटक के रूप में राष्ट्र के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है, सामान्य धर्म से राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट चर्च के अनुयायी के रक्षा के लिए स्पेन जो है जहाजी वेरों का मुकाबला किया गया था, परंतु ये भी एक आवश्यक घटक नहीं है। दरअसल आधुनिक समय में राष्ट्र जो है बहुधर्मी बन गई है। यानी आज देखोगे तो कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहाँ पर एक ही जो है धर्म के लोग मिलते हों, यहाँ कई धर्म के लोग मिलता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि राष्ट्र जो है बहुधर्मी आज बन चुका है। इन परिस्थितियों में धर्म एक व्यक्तिगत मामला बन जाता है और आम जीवन में धर्म जो है निरपेक्षता आ जाती है।
धर्म हमेशा जोड़ने वाला घटक नहीं हो सकता है। यानी धर्म देखा जाए तो ये हमेशा जोड़ने वाला घटक नहीं हो सकता है। सामान्य धर्म के होते हुए भी पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया था, एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ये आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान एक जैसे धर्म था, सारे थे मुस्लिम धर्म के, लेकिन फिर भी इनका जो है बंटवारा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कहा जा सकता है कि धर्म भी जो है राष्ट्रीय की भावना को अलग करने के लिए हमेशा जो है प्रचलित रहती है और हमेशा तैयार रहता है। इसलिए राष्ट्र की भावना में जो है धर्म भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं भारत विभाजन के कारण जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो धर्म ने भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन घटक के रूप में नकारात्मक कार्य किए, जो आप लोगों से जो है अनभिज्ञ नहीं होगा। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखा होगा और फिल्मों में भी देखा होगा कई जगहों पे। उसके पश्चात हमारे समक्ष सामान्य राजनीतिक व्यवस्था। कहते हैं किसी राज्य में सामान्य राजनीतिक ढांचे का होना भी, चाहे वो वर्तमान हो या भूत में हो, राष्ट्र का एक घटक के रूप में देखा जा सकता है। एक राज्य में लोग कानून के द्वारा एक सूत्र से सदैव बंधे हुए रहते हैं और एक ही राज्य में इस प्रकार रहने से एकता की भावना उत्पन्न होती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था भी सबसे इंपॉर्टेंट घटक के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न संकट घड़ियों में जैसे कि युद्ध के समय देशभक्ति की भावना का सदैव विकास हो जाता है और वास्तव में सरकार विभिन्न तरीकों द्वारा उसे उत्साहित भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। गिलक्रिस्ट ठीक ही कहते थे कि राष्ट्र या तो इसलिए भी अस्तित्व में है क्योंकि यह एक राष्ट्र है जिसका इसके राज्य और क्षेत्र से निहित होती है, या इसलिए क्योंकि यह अपने राज्य या क्षेत्र के साथ राष्ट्र बनने की इच्छा रखती है। तो यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र की भावना में राजनीतिक व्यवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आर्थिक कारक। कहते हैं आर्थिक क्रियाकलाप लोगों को एक दूसरे से समीप लाते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न जातियों और कुलों को मिश्रण के फलस्वरूप ही राष्ट्र उभरती है। कहते हैं आदि समाज में राष्ट्र के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। मार्क्सवादी का भी ये भी विश्वास है कि राष्ट्र आर्थिक कारकों के कारण ही उभरी होगी। उनके अनुसार किसी दास युग या समाजवादी समाज के लिए राष्ट्र का कोई महत्व नहीं था। राष्ट्र केवल उत्पादन के जो है पूंजीवाद तरीके के बाद ही अस्तित्व में आई होगी। निसंदेह आर्थिक जो है घटक राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है और यह राष्ट्र के सहेज कर रखने का भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, परंतु यह अकेले ही राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है एक सामान्य जो है धनिष्ठता। कहते हैं अफ्रीका एशियाई देशों में राष्ट्रीय आंदोलन के उभरने में सामान्य धनिष्ठता एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया था। विभिन्न यूरोपीय साम्राज्यों ने उन पर आक्रमण किया। इस एक सामान्य जो अधनिष्ठता के कारण उनमें राष्ट्रता की भावना उत्पन्न हुई क्योंकि इससे लोगों में एक होने की भावना जागृत की। भारत में सामान्य औपनिवेशिक शोषण के कारण सामान्य भारतीय राष्ट्र का उदय हुआ और यह भारत के लोग भी एक सूत्र में बंध गए और जो है अंग्रेज से दो चार हाथ भी करने लग गए। तो ये औपनिवेशिक के कारण हमारे देश में जो शोषण हुआ इसके खिलाफ भी हमारे देश की जनता जो है जागरूक हुई। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो एक सामान्य राजनीतिक अभिलाषा है। कहते हैं कुछ लोग एक राष्ट्र होने की भावना को राष्ट्र का एक मुख्य घटक मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पोल नागरिक जो है पोलैंड के चाहते थे। इसी प्रकार यूरोप में रहने वाले कुछ अन्य अल्पसंख्यक भी अलग राष्ट्र के इच्छुक भी थे। 1919 में पेरिस शांति वार्ता में जो है आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया और सभी घटक हालांकि राष्ट्रता के विकास में योगदान भी करते हैं, परंतु उनमें से कोई भी पूर्णता आवश्यक नहीं है। वास्तव में राष्ट्र एक व्यक्तिगत भावना होती है। ये बात आपको याद होना चाहिए, रखना भी चाहिए कि वास्तव में राष्ट्र एक व्यक्तिगत भावना होती है जिसे किसी वस्तुनिष्ठ घटक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसमें किसी एक या अधिक घटक का होना या न होना ये नहीं दर्शाता है कि राष्ट्र की भावना है या नहीं। यानी राष्ट्रता जो है एक व्यक्तिगत भावना है, ये आप में होना चाहिए। जिस राष्ट्र में आप लोग रहते हो उस राष्ट्र के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देना है और इसके लिए सदैव ही राष्ट्र की भावना आपके मन में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट। The term state is a center to the study of the political science, but it is wrongly used by the synopsis of the nation and society, government, etc. The term state is also used as state, management, state aid, and so on. Also as the state of Indian Union of 50 states, that is make a United States of America. There is the 50 state of United States of America. But the political science we use the term of differently. It has more specific means. There is a sum of the definitions of the concept state is the following. There is a Belastochi is a state is a politically organized. The people is a defined to a territory. The Gardner say the state is a community is a person more or less numerous permanently occupying a defined
protection of territory, independence, are near show of external control and passing as the organized a government which is the great body of inhabitants of renders habitual of obedience is the grand say. And the Lusky here state is a territory of society divided into the government and subject, whether individually or their association and individual. Was the relationship are determining by their exercise of this is the supreme corrosive of power. And Gordon Williamson is here is a state is a peoples is organized by the law of within a definite theory. Angeles Christ here the defined to the state is the concept of political science and the as a normally relative which is the exit where is the number of people living on the defined territory are undivided under a government which is the internal method is the organs and expressive to there is a sovereignty and the external method is the independent of other government. Human beings are social animal. The human beings are a social animal and cannot be alone. When people live together, they fulfill is their social needs. But everybody is not good and kind. There are also shortage of man and woman who exhibit to the various emotions such as a pride, jealousy, and greedy, and the selfishness, and so on. There is every person is emotionally and the pride, jealousy, greedy, selfishness, and so on. According to the work, society is required not only the passions of the individually as it should be subjected but that even to the marks and body as the individually there is a inclinations of man should be in as a threat it is a, there is a will be controlled and their functions is a both into the subjections they are best in a control human privacy is through their mean of political authorities and therefore people are bound by the rules of common behavior. If these are broken, then they can be punished. Society fulfill a people need for the is a compo ships in their state solve the problem created by their is a compo ships. The state exists that is shake of the good life. It is simply and the naturally institutions and as the earth is a sad. The stress is comes is into exit of the organizations in their aware need of the life and continue to the exciting of the shake of good life. There also is the father of political science. It is only within a state that individuals can be rise to his or her ability. If there is no authorities, no organization, and no rules, the society cannot be held together. The state has excited where human beings have a live on organized society. The structure of the state has evolved gradually over a long period of time from a simple to the complex organization that we have today. This sense of the state is a monopoly of coercive power. It is a right to a demand and obedience from a people. However, the Marxists of believe that state is a class organization which has been created by their properties and classes to the oppressed and the exploited to the poor. They refuse to believe that the state is a naturally institution. To them, to the properties is a class create the state and it has is always belong to them only. Thus, the state is just a mean of explanation is here. Therefore, the visualize and situation of classless society and communism in which there will not be any need for the state. State will be thus the with their away. हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं वो है राज्य. देखिए राज्य यानी स्टेट, स्टेट यानी राज्य. कहते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य ही माना जा सकता है क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो है राज्य का बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान रहता है. ठीक है, परंतु इसे गलत तरीके से जो है राज समाज और सरकार के पर्यायवाची की तरह प्रयोग किया जाता है. राज्य शब्द का प्रयोग राज्य प्रबंधन और राजकीय सहायता आदि के लिए भी किया जाता है. जैसे कि भारतीय संघ के राज्य अमेरिका में बनने वाले जो है 50 राज्य. आपको पता है जब अमेरिका की संविधान बन रही थी उस समय 13 राज्य ही था, लेकिन अब के समय जो है अभी 50 राज्य मिलकर जो है अमेरिका का निर्माण किया है और अमेरिका जो है तब पावरफुल बना है. तो उनका एक अपना राजनीतिक स्ट्रक्चर है जिसके विषय में आप बीए में पढ़ोगे कि अमेरिका का राज्य प्रशासन कैसे है. ठीक है, ये आपका होगा बीए अगर करते हो तो 5th सेमेस्टर में आपको मिलेगा. ठीक है,
कहते हैं परंतु जो है राजनीति विज्ञान में हम इस शब्द का प्रयोग अलग भी कर सकते हैं। इसका एक विशेष अर्थ होता है कि राज्य की संकल्पना की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको समझना चाहिए। इसमें जो है वल्लन सली ने साफ शब्दों में कहा था कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का एक समुदाय होता है। यानी ये राजनीतिक तौर पर जो है संगठित होते हैं, उनकी समुदाय को जो है हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो, जिसका एक निश्चित भूभाग पर स्थायी अधिकार होता हो, जो बाहरी नियंत्रण स्वतंत्र और जो है लगभग स्वतंत्र हो और जिसकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता जो है स्वभाव से करती हो। यानी आप कह सकते हो कि ये बात जो थी स्पष्ट थी कि इन्होंने कहा था गवर्नर ने, कहते हैं गवर्नर ने इसे बात जानते थे कि राज्य एक ऐसी लोगों का समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो। इस गवर्नर ने यह बात जो है पूरी स्वतंत्रता रूप में भी बताई थी कि बाहर नियंत्रण के स्वतंत्र और लगभग स्वतंत्र ही हो, जिसके आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता स्वभाव से करती हो। तो गवर्नर ने साफ शब्दों में इस बात को जो है परिभाषित करने की कोशिश किया था। अगर हम लस्की की बात देखें तो लस्की ने भी ऐसे ही कुछ परिभाषा दिया था कि राज्य एक ऐसी क्षेत्रीय समाज है जो सरकारों और प्रजाओं में विभक्त हो जाते हैं, चाहे वो विभक्त कहते हैं व्यक्तिगत हो या उनके समूह या जिनके संबंधों को एक दमनकारी शक्ति का प्रयोग से मजबूत किया जाता हो। यानी देखा जाए तो प्रजाओं में जो है विभाजित, या चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक हो। तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। उसके बाद ब्रैड विलियम्स ने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि एक जो है राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून द्वारा संगठित लोगों का एक समुदाय होता है। यानी ये संगठित क्या होता है, एक समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं अगर गिलक्रिस्ट की बात हम अगर चर्चा करें तो कहते हैं गिलक्रिस्ट ने साफ शब्दों में इस बात को जो है परिभाषित करने की कोशिश किया था कि राज्य राजनीति विज्ञान की एक संकल्पना है एवं एक नैतिक वास्तविकता है जो सरकार के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग पर जो है निवास करने वाले चंद लोगों में निवास करती है। यानी इसमें कहते हैं बहुत लोग सम्मिलित नहीं होती हैं, चंद लोग ही अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये आंतरिक मामलों में लोगों की जो है संप्रभुता जो है व्यक्त करने वाले अंग होते हैं तथा बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से सदैव ही स्वतंत्र होते हैं। तो गिलक्रिस्ट ने साफ शब्दों में इस बात को जो है बयां किया था। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह अकेला नहीं रह सकता। जब लोग एक साथ रहते हैं तो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अच्छा और दयालु नहीं होता है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जो है लालच, लोभ, माया, दोष, ठीक है, स्वार्थ की भावना दर्शाते हैं। यानी कहते हैं सभी लोग एक जैसा नहीं होता है। सिर्फ वो अपना जो है काम निकलवाने के लिए वो आपके साथ सहानुभूति के जो है विचारधारा रखेंगे, लेकिन देखा जाए तो पुरुष और महिलाएं जो कभी गर्व, दोष, लालच और स्वार्थ की भावनाओं से सदैव ग्रसित होते हैं। वर्ग के अनुसार ये बात साफ शब्दों में वर्ग ने कहा था कि तस्य समाज में केवल व्यक्ति विशेष के जो है विभिन्न मनोभावों को ही नहीं वरना सभी के भावों का नियंत्रण रखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। यानी देखा जाए तो कहते हैं अगर हम समाज में रहते हैं तो सभी के भावों को भी ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बात बन जाती है। लोगों के विचार को नियंत्रण लाने का सबसे अच्छा तरीका राजनीतिक सत्ता ही है और इस प्रकार लोग सामान्य व्यवहार के नियमों में बंध जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके जो बात करने का ढंग होता है बिल्कुल ही कहते हैं लोगों को लुभाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कौन आप कौन ये प्रलाप यहाँ पर गाते हैं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो उसे सजा भी मिल सकती है। कहते हैं समाज लोगों के जो है सहचार्य की आवश्यकता पूरी करता है और राज्य इस आवश्यकता संपन्न समस्याओं को भी हल करने की सदैव कोशिश करता ही रहता है। राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए होता है। यह एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है, जैसे कि अरस्तु ने भी कहा था। और अरस्तु को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो इनके बात जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। राज्य का जो है उदय जीवन की मूल आवश्यकताओं से ही होती है तथा यह अच्छे जीवन के लिए निरंतर अस्तित्व में सदैव रहता ही है। केवल राज्य कारण ही कोई व्यक्ति जो है सक्षमता के स्तर तक उठ सकता है। यदि कोई सत्ता, संगठन या नियम न हो तो समाज एक साथ नहीं रह सकता है। राज्य भी वही अस्तित्व में आता है जहां लोगों का एक संगठित समाज में रहते हैं। कालांतर में राज्य ने धीरे धीरे सरल संस्था से अब एक जो जटिल संगठन के रूप में धारण कर लिया है, जैसे कि आजकल दृष्टिगोचर देखने को मिलता है। यानी आजकल दृष्टिगोचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के समय में अगर आप देखोगे तो ये सरल संस्था जो है आज जटिल संस्था के रूप में अपना रूप धारण कर लिया है और जो आज के समय में हर समाज में देखने को मिल जाता है। राज्य का सारा उसके जो है दमनकारी शक्तियों को एक अधिकार में है और यह लोगों से जो है आज्ञा पालन करने का अधिकार भी रखता है। परंतु अगर हम मार्क्सवादी विचारधाराओं के अनुसार इस बात का अगर हम बात करें तो मार्क्सवादी विचार के अनुसार राज्य एक
जो है वर्ग संगठन है जिसकी संरचना संपत्तिशाली वर्गों में जो है गरीबी को सताने और उसको शोषण के लिए किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज जिसके पास पैसा है वो गरीबों को सताने की कोशिश करता है। अमीर जो है चाहते हैं कैसे उसका शोषण कर लें, ठीक है, और गरीब जो है शोषण होते ही रहते हैं। कहते हुए राज्य को प्राकृतिक संस्था नहीं मानते हैं। उनके अनुसार संपत्तिशाली वर्ग राज्य की रचना किया है और वही राज्य के स्वामी हैं। ये विचारधारा के रूप में वो चलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है, वही सबसे बड़ा बन जाता है और वही अपने आप को महान भी कहलाता है। कहते हैं घरों में भी उसी को ही सब चाहते हैं, ठीक है, जो गरीब होता है उसको वो दुत्कारते हैं। तो ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों को इन भावनाओं को अलग करने की ज़रूरत है। अंतर राज्य शोषण का एक साधन मात्र ही माना जा सकता है, यानी राज्य जो होती है सिर्फ शोषण ही करने का एक जगह और एरिया माना गया है, क्योंकि ये तो है अमीरी गरीबी तो इसमें आम बात देखने को मिल जाता है। वो एक वर्गहीन एवं साम्यवादी समाज की कल्पना भी करते हैं जिसमें राज्य का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। The next topic is element of state. Here, the point about the state is opposed of four stimuli element here. The element of state is a four only element here. First here is a population. The populations here, the state is a human institution. It is a people who make a state. The Antarctica is not a state. It is without any human population. The population is must be able to sustain a state. But the question is, how much should be a population? There is a question arrive here. How much should be their population? The Plato as an Arsus is the idea where the Greek cities, state Athens and Sparta is a Plato fixed the number of people in the ideal state at 5,040. Arsus led down to a general principle that the state should be neither be a large nor be a small. The state here neither be a large nor be a small. It should be a large enough to be a self-sufficient and the small enough to be a well governmented. And the Russians is put it the number at the 10,000. But it is difficult to fix the size of people of state. A modern time we have India and China which have the hugs of population and country like a San Marino with a very small population. The country like a former Soviet Union give a incentive to the mother of large family. In India, our population is a big problem. Well, China has enforced a one-child norms and educated like a Mussolini had an opening to encourage the large population of the state. The Mussolini is the politician and thinkers on there is here. And so, no limit either to theoretically and practically can be put on population, but it is a must be enough or constituted to the governments, to the government and the classes. Sufficient to support political organizations and the population should be a protections to be available land and resource. It should be remembered that is a difference in the size and population. And other thing remaining to same does not make a difference in the nature and state. The equality of population is also important. There is equality is most important for here as a state required to healthy, intelligent and disciplined citizen. They should be possessed with the qualities of vitality. The composition of the population is also very important. A state with a homogeneous population can be governed to the easily. The next element here, territory. Just every person belong to the state. So does every square yard of earth. There is no state without a fixed territory, living together on common land and the bind people together. Love for the territory included of the spirit of the federalism. So called there is a countries as a fatherland and some call it to motherland, but there is a defined to the attachment with the one as a territory. The territory has to be defined because it is ensure the exercise of political authority. Mobile as a tribals as has some shorted of political authority, but there did not be a constitutionally the state because there is a lot of fixed land. The Jews were living in the different countries and they become a state only with the creations of Israel's, which had the defined territory without a fixed territory. It is would be a difficult to conduct of external relations. It is essentially for their identification of one state attempt to the
is a conquer there is a territory of another. The territory may be small or large, but their state has to be a defined land. It may be as small as San Marino, which has an area of 62 square kilometer, or it may be as large as India, USA, Russia, or China. The size of a state influences the form of government. For example, a smaller state can be have unity from to the government, but for the large state like India and the USA, the federal system is relative to the suitable. And here the equality of the land is also very important. If the land is rich in a mineral and natural source, it will be make the state economically powerful, and it should be able to provide to the enough food for the people. The state West Asia were insignificant, but they acquire prominence after the discovery of oil. Large territory of state give it is a strategic and military advantage and during to the time of war. Mostly as a territory state is a continues to the compact thought there are expansion also. Before the creation of the Bangladesh has a two wings of Pakistan were mil apart. The Hawaii and the Alaska are far away from the main territory of USA. The land water is a airspace compressed to the territory of state. There is a sovereignty of the state is exercises over its land. It is a rivers, mountain, plain and airspace above the land. There is sea up to the contain a limit from the land border. It is also part of territory of state. The next element of a state here are government. They are the purpose for which people live together cannot be realized unless there is a properly organized and concept contain rule of conduct. The agency of create to the enforce rules and conduct of ensure. Obedience here is called to the government. Abundance are called to the government, and government is also the focus of their common purpose of people occupying the defined territory. It is a thought this medium and that common policy are determined and common affair regulate and common interest are promoted. Without a government, the people will be a lack of sense and the mean of collective action. There would be a group, parties, and varying association and condition of the war and chores. So there is a need for common authorities and order where people live. This is a prerequisite of human life. The state cannot and does not be exist without a government, and no matter what for a government may be assumed. The government is the most thought. It may be take any form. It may be have to the monarchy like a Bhutan and Republic or as a India. It may be have a parliamentary form of government like India and Great Britain, and presidentially form of government as the United States of America. That is the most important here. The India have to the parliamentary from the government like India as a Great Britain, but presidentially form of the government is the United States of America. The last element of here state here the sovereignties is a people inhabitant of defined to protection of territory and having a government do not constitute a state so long they do not possess a sovereignty. India before as of 15 August 1947 has all the other element of the state, but it is a luckily the sovereignties and therefore it was not to be as a state. Sovereignty is the superpower which is a state is a command and state to political evidence from the people. Sovereignty means here they are powerful, they are hegemony, and at a state we are internally supreme and free from to external control. Thus, the sovereignty is to accept internal and external. Internal sovereignty is their state is a monopoly of authority. Inside it is a boundaries. These authorities cannot be shared with any other state. The state is independent. It is unaffected by the will of on other is external authorities. Therefore, every state must have a population and defined territory are duly established, and government and sovereignty. There is absence of any of this element is deprived. It is a statehood. So the term of generally used from 28 provinces of India republics at the time create a confusions, and there is a case of 50 states in the United States of America.
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य के घटक। देखिए, जैसे कि हमने नेशनल घटक पढ़ा था यानी एलिमेंट पढ़ा था, उस तरह राज्य के भी यहाँ पर एलिमेंट है। तो आपको ये जानना अत्यंत रोचक होगा कि राज्य के कौन कौन से जो है एलिमेंट है, घटक है, जो इसको प्रभावित करते हैं। देखा जाए तो राज्य के 4 ही मूल्य रूप से जो है घटक माना गया है। सबसे पहले जनसंख्या आती है। जनसंख्या इसी बात को दर्शाता है कि राज्य एक जो है मानव संस्था है। राज्य जो होती है मानव द्वारा बनाया गया संस्था है। लोग ही राज्य का निर्माण करते हैं। अंटार्कटिका एक राज्य नहीं है क्योंकि वो यहाँ मानव जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या इस कहते योग्य होना चाहिए कि राज्य को वह चला सके, परंतु प्रश्न ये उठता है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कि एक राज्य बनाया जा सके। तो ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया है कि राज्य में कितनी जनसंख्या होगी जब वो राज्य कहलाएगी। इसमें बहुत से साइंटिस्टों ने अपने विचारधारा यहाँ रखा है। अगर बात हम करें प्लेटो और अरस्तुस को, कहते हैं अरस्तुस जो है कहते हैं फादर ऑफ जो है इनको पॉलिटिकल साइंस की यानी जो है आपका राजनीति विज्ञान का फादर के रूप में देखा जा सकता है। तो इन्होंने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि एथेन और स्पार्टन थे, जो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या जो बताई थी वो 5400 निर्धारित की गई थी। लेकिन अरस्तु ने इस सामान्य विचार बताया कि किसी भी राज्य को ना तो अधिक छोटी होनी चाहिए ना कि बहुत बड़ा। यह इतना बड़ा हो कि स्वयं ही पोषित हो और इतना छोटा हो कि आसानी से सम्मिलित हो सके। इसमें रूसों ने यह संख्या जो है 10,000 बताई थी, परंतु किसी राज्य में जनसंख्या का निर्धारण एक बहुत ही कठिन कार्य और दुष्कर्ष कार्य हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या का निर्धारण अगर आप करना चाहोगे तो कहते हैं राज्य या कोई भी हो, जनसंख्या रुकती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। तो इसमें जो है रूसों ने भी बताया था कि 10,000 जनसंख्या की ज़रूरत है और सभी साइंटिस्टों के अपने अपने विचारधारा था। लेकिन आधुनिक समय में भारत और चीन की जनसंख्या अत्यंत विशाल है तथा जो है सैन्य सम्मेलन जैसे देशों को बहुत कम है। कहते पूर्व अगर देखें सोवियत संघ जैसे देशों में बड़े परिवार की माताओं के जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी सोवियत संघ में जो बहुत अधिक बच्चों को जन्म देते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दिया है, जबकि चीन में केवल एक बच्चा होने के बाद जो है मापदंड को अपनाया जाता है, यानी एक ही बच्चा वहाँ पर जन्म दिया जाता है। तो कहते हैं सभी जगह जो है अपनी विचारधारा रखा गया है। मुसोलिनी जैसे कि तनाशाह ने बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों को खुलकर प्रोत्साहन दिया था। मुसोलिनी जो था एक तनाशाह शासक था जिसने साफ शब्दों में ये कहा था कि जितना हो सके बच्चों को जन्म दो, क्योंकि मुसोलिनी जो है जनसंख्या की बड़ी खुला प्रोत्साहन भी दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाता है। ठीक है, मुसोलिनी के बारे में अगर आप जानोगे तो वो हिटलर के ही साथ था और ये दोनों ने ही जो है सेकंड विश्व युद्ध जो है करवाया था। तो इसके बारे में जो है बीए में आप पढ़ोगे। अगर फिर भी अगर आपको देखना है तो मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो डाल भी रखा है मुसोलिनी के ऊपर और हिटलर के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि इसका जो है हमारे इतिहास में हमारा जो है उसमें क्या योगदान था। अंत जनसंख्या पर कोई भी जो है सैद्धांतिक या व्यवहारिक सीमा नहीं लगाई जा सकती। अगर देखा जाए तो राज्य पर जो जनसंख्या की जो बात आई है वो किसी निर्धारित नहीं किया जा सकता। जनसंख्या कितनी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल ये भी बताया गया है कि सोवियत संघ में जो वहाँ पर जो है अधिक बच्चे जन्म देने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, लेकिन भारत और चीन में इस पर कंट्रोल लगाने की बात कही जा रही है। तो इसमें जो है राज्य का जो सही रूप बात यहाँ पर आई थी वो बात जो है यहाँ मिथ्या साबित होती है, क्योंकि राज्य का जो जनसंख्या हम कभी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा जनसंख्या रहता है वैसे ही राज्य का निर्माण होता है। तो इसका मतलब अगर भारत में देखा जाए तो कहते हैं 5,000 तो एक छोटा सा पाठ में व्यक्ति होते हैं, तो इसको क्या अलग राज्य घोषित कर दिया जाए? तो यही बात यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। तो राज्य के लिए जरूरत नहीं है कि जनसंख्या ही होना अनिवार्य है। ऐसे में तो भारत में और चीन में जो है राज्यों की संख्या ही अधिक बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आया है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक सीमा इसकी नहीं लगाई जा सकती, परंतु यह इतनी आवश्यक होना चाहिए कि इसमें शासक और शासित वर्ग हो, यानी इन राज्यों में एक शासक हो और एक शासित वर्ग हो जो कि राजनीतिक संस्था को सहयोग दे सके। जनसंख्या, उपलब्ध भूमि और संसाधनों की जो है अनुमानित होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह ध्यान में रहे कि जनसंख्या अंतरों तथा अन्य साधनों के उतना ही रहने से राज्य के जो है स्वरूप में कोई जो है अंतर नहीं पड़ता हो। जनसंख्या की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। एक अच्छे राज्य के नागरिक जो है स्वस्थ, बुद्धिमान, अनुशासित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई राज्य में ये सारे गुण हैं तो इसका मतलब वो राज्य जो है परिपूर्ण है। उनमें जो है तेजस्वी गुण होने अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जनसंख्या की संरचना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक सामान्य जनसंख्या वाले राज्य आसानी से जो है शासित किए जा सकते हैं, यानी जहाँ पर आदर्श होता है, स्वास्थ्य होता है, बुद्धिमत्ता होता है, अनुशासन होता है, तेजस्वी गुण होते हैं, तो ऐसे राज्यों में जो है शासन करना बहुत ही आसान होता है।
उसके पश्चात राज्य का अगर हम देखें तो दूसरा जो एलिमेंट है, घटक है, वह है भूभाग। कहते हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति राज्य से जुड़ा होता है वैसे ही प्रत्येक वर्ग गज जमीन भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जमीन होती है तभी उस पर जो है जनसंख्या निवास भी करती है। कोई भी राज्य बिना किसी निश्चित भूभाग पर नहीं होता है। किसी क्षेत्र में एक साथ मिलकर रहने लोगों की बांधता है और इस राज्य क्षेत्र को जो के लिए प्रेम की भावना, देशभक्ति उत्पन्न करती है। कुछ लोग इसे जो है मातृभूमि और कुछ इसे जो है पिता भूमि भी कहते हैं, परंतु अपने राज्य क्षेत्र से सभी का एक निश्चित लगाव जरूर होता है। भूभाग को निश्चित होना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि राजनीतिक सत्ता का अपना अधिकार क्षेत्र भी मिल जाता है। कबीलों में राजनीतिक सत्ता दिखती थी, परंतु निश्चित भूमि न होने के कारण वो एक राज्य का निर्माण नहीं कर सके। यहूदी भी विभिन्न देशों में रह रहे थे और अथवा इजराइल के निर्माण के बाद भी वो एक राज्य बनकर जिसका एक निर्धारित भूभाग है। निश्चित जो है भूभाग के बिना बाहरी मामलों का संचालन कठिन हो जाएगा। राज्य क्षेत्र यह पहचान करने के लिए आवश्यक है कि कौन सा राज्य दूसरे राज्य की सीमा से घुसने का जो है प्रयास कर रहा है। कहते हैं अगर भूभाग छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, परंतु इसकी एक निश्चित भूमि होती है। कहते हैं ये जो है 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले देश सैन्य मेरिनो के जितना छोटा भी हो सकता है और भारत, अमेरिका, रूस और चीन के जितना बड़ा भी हो सकता है। राज्य का सरकार उसकी सरकार को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए छोटे राज्यों में सकारात्मक सरकार होती है और भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों में संघीय सरकार होना अधिक उचित एकात्मक सरकार होती है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आता है। ठीक है, यानी जो है संघात्मक सरकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भूमि की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। कहते हैं राज्य वहाँ बसता है, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ भूमि की गुणवत्ता जो है उच्च कोटि की होती है। यदि भूमि खनिज और प्राकृतिक साधनों से भरपूर है तो यह राज्य आर्थिक रूप से जो है शक्तिशाली बन जाएगी। यह इस योग्य होना चाहिए कि लोगों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध करा सके। तो यही जो है राज्य का सबसे बड़ा जो है आदर्शात्मक वैल्यू होती है। पश्चिमी एशिया के राज्य जो है महत्वहीन थे, परंतु तेल की खोज के बाद ये प्रसिद्ध हो गए। किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बड़ा होने से उसे युद्ध के समय में युद्ध नीति और सैन्य संचालन में लाभ भी मिलता है। बांग्लादेश के निर्माण से पहले पाकिस्तान के दो क्षेत्र बहुत दूर थे। हवाई और अलास्का अमेरिका के क्षेत्र पर मुख्य राज्य के क्षेत्र से बहुत दूर है, फिर भी वो अमेरिका का पार्ट ही माने जाते हैं। कहते हैं भूमि, जल और वायु किसी राज्य के और राज्य क्षेत्र का निर्माण सदैव करती है। राज्य की जो है सब प्रभुता पृथ्वी, नदियाँ, पहाड़े और मैदान तथा वायु क्षेत्र के ऊपर ही होती है। एक निश्चित सीमा तक समुद्री भी राज्य के क्षेत्र का हिस्सा भी हो सकता है। उसके पश्चात जो है तीसरा यहाँ पर बात करें एलिमेंट यानी घटक की, तो वो है सरकार। सरकार भी राज्य का ही एक घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं वह उद्देश्य जिसके लिए लोग एक साथ रहते हैं जो है उसका अनुभव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे जो है ठीक प्रकार से संगठित न हो तथा निश्चित आचार विचार का पालन न हो रहा हो। वह संस्था जो इन नियमों और आचार विचारों को लागू करके उनका पालन निश्चित करती है सरकार कहलाती है। किसी निश्चित राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामान्य उद्देश्य का केंद्र बिंदु भी सरकार ही होती है। इसी माध्यम के द्वारा सामान्य नीति का निर्धारण किया भी जाता है और सामान्य रुचियों को बढ़ावा भी दिया जाता है। सरकार के बिना लोगों में जो है सशक्ति और सामूहिक कार्य की भावना कभी भी नहीं जा सकती है। सरकार की अनुपस्थिति में गुटों और दलों के बीच युद्ध एवं अराजकता की स्थिति सदैव पैदा होती ही रहेगी। अंततः एक सामान्य सत्ता की आवश्यकता होती है कि जहां पर लोग व्यवस्थित रह सके। यह मनुष्य जीवन की जो है पूर्व शर्त भी होती है और ये आवश्यक भी है। सरकार के बिना राज्य न तो हो सकती है और न ही होती है, चाहे सरकार किसी भी रूप में हो। सरकार का होना एक जो है नितांत आवश्यकता है। यह एक राजतंत्र भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में और एक गणतंत्र भी हो सकता है जैसे भारत में। भारत एवं ब्रिटेन की तरह इसकी सरकार का जो है संसदीय रूप भी हो सकता है और अमेरिका की तरह सरकार का जो है अध्यक्षीय रूप भी हो सकता है। उसके पश्चात अगर चौथी एलिमेंट की हम बात करें राज्य की तो है प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सर्वोच्च सत्ता के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं राज्य क्षेत्र के किसी भी निश्चित भाग में रहने वाले वे लोग जिनकी अपनी सरकार हो राज्य नहीं बनाते हैं तब तक कि उसके पास संपूर्ण प्रभुता न हो। कहते हैं 15 अगस्त अगर 1947 से पहले भारत के पास जो है संपन्न प्रभु सत्ता के अलावा राज्य के सभी घटक थे और इसलिए यह एक राज्य नहीं था।
सर्वथा वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य उसके अंदर रहने वाले लोगों को राजनीतिक आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि सरकार ये चाहती है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जो है राजनीतिक जितने भी बातें होती है उन सब बातों का जो है वो पालन करे, यही अपेक्षा राजनीतिक रखते हैं। राज्य के आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो ये सर्वशक्तिमान या बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, यानी कोई इस पर जो है नियंत्रण अपना स्थापित न कर सके। अंततः प्रभुसत्ता के दो पहलू होते हैं, एक तो आंतरिक हो सकता है, एक बाहरी हो सकता है। आंतरिक प्रभुसत्ता की सीमाएं के अंदर राज्य का एक एकाधिकार होता है, यह सत्ता किसी अन्य राज्य के साथ बटी हुई नहीं हो सकती है। राज्य स्वतंत्र होते हैं और किसी बाहरी सत्ता की इच्छाओं से ही अप्रभावित ही रहता है सदैव। अंततः प्रत्येक राज्य की एक जनसंख्या, भूभाग, सुगठित और सरकार प्रभुसत्ता होती है। अंततः प्रभुसत्ता के दो पहलू माना जाता है, एक तो आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक प्रभुसत्ता राज्य की सीमाओं के अंदर राज्य का एकाधिकार होता है और यह सत्ता किसी अन्य राज्य के साथ बांटी नहीं जा सकती है। राज्य स्वतंत्र होते हैं और किसी बाहरी सत्ता की इच्छाओं से अप्रभावित रहते हैं। कहते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं वो प्रभुसत्ता नहीं कही जा सकती। अंततः प्रत्येक राज्य की एक जनसंख्या, भूभाग, सुसंगठित सरकार और प्रभुसत्ता होती है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसमें से किसी भी एक घटक की अनुपस्थिति इसके राज्य के दर्जे से वंचित कर सकता है। अंततः भारतीय जो है गणतंत्र के 28 राज्य, अमेरिका के जो है 50 राज्य के लिए इस शब्द का प्रयोग भ्रामक है। ये प्रशासनिक इकाई है। देखा जाए तो आज जो है भारत की जो है राज्यों की संख्या जो है बढ़ भी गई है, ठीक है, तो ये इसके लिए कोई भ्रामक बात नहीं है, प्रशासनिक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसके हमने आज जो है स्टेट और जो है नेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। जाना यह हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें था एलिमेंट, तो ये एग्जामिनरों का जो है हमेशा ही फेवरेट रहा है, तो इसको आपने अच्छे से करने हैं और इसको नोट्स के रूप में ज़रूर इसको जो है नोट डाउन करने हैं। और साथ में एक बात नहीं भूलना है जो मैं हमेशा कहता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ, जो उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके चैनल को सेव करना भी आपका फ़र्ज़ बन जाता है, नहीं तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा।